नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के साथ उन बचे हुए सवाल जो आपके पार्ट 1 में रह गए थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे और उन सारे सवालों का जो सिलेक्ट होने के बाद आपके जिंदगी में शुरू हो जाती है जर्नी, उन सभी जर्नी से रिलेटेड सवाल इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। दोस्तों कोई भी सवाल शुरू करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। प्यारे साथियों, जब कभी भी एक नॉर्मल लड़का, एक सीधा साधा किसी नॉर्मल परिवार का लड़का जब किसी फौज में सेलेक्ट होता है तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। कुछ दिन पहले ही अमन मेरे पास आया, ठीक है, और मैंने जो इसकी हैबिट्स को, मैंने जो इसकी रूटीन को ऑब्जर्व किया। सबसे पहली बात, जनरली लोगों के पास क्या होता है कि वो शाम को जब लेटते हैं तो वो मोबाइल चलाते हैं या बैठते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, रील्स इधर उधर घुमाते हैं। लेकिन भाई फौज में मैंने लिटरली देखा क्या डिसिप्लिन है। ये लड़का बुक्स पढ़ रहा है, मतलब जहां दूसरे लोग मोबाइल चला रहे हैं, परिवार में दूसरे लोग मोबाइल चला रहे हैं, वहीं पर ये बैठ के बुक्स पढ़ रहा है। कितना डिसिप्लिन है। दूसरा, रात में क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठंडा पानी पी रहे लोग या कुछ भी नॉर्मल पानी पी रहे, नहीं, गर्म पानी पीना, ये सब कुछ, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं। एक इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है ये फौज। दोस्तों प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं अमन की कहानी सुनाऊंगा। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि अमन मेरा छोटा भाई है और ये उसी का पार्ट 2 है। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है अमन की और ऐसी मजेदार बातें हुई है जो आपको आपके सिलेक्शन में बहुत ही मदद करेगी। सो अमन, एक बार फिर से स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और कुछ सवाल जो पार्ट 1 में रह गए थे इस पार्ट 2 में बच्चे लोग जानना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल, जब पता चला घर वालों को कि हाँ अब हमारा लड़का इस पर्टिकुलर डेट को ट्रेनिंग में जाने वाला है, यहां से शुरू करते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? ताऊ जी का क्या रिएक्शन था? ताई जी का, मतलब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा बताओ। ट्रेनिंग में जाने से पहले कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा। बिल्कुल। उससे पहले जब मेरा फिजिकल था तो फिजिकल तो मैं किसी तरह गया, जानकारी भी घर वालों को नहीं दिया कि हमारा फिजिकल निकल गया कुछ भी। तो जस्ट जिस दिन जाना था उसी दिन मैंने मॉर्निंग में बताया कि अब मुझे आज निकलना है, कल मेरा फिजिकल है, तो ठीक है जाओ। नॉर्मली एकदम घर वालों की तरफ से बिहेवियर था कि हाँ एग्जाम होगा, कोई ऐसे 1-2 एग्जाम से देते रहते हैं तो ऐसे ये भी एग्जाम होगा। तो मैं गया, फिजिकल वगैरह रनिंग वगैरह निकल गई, आगे नॉर्मली बता दिया, कोई मतलब ज्यादा वो नहीं कि हाँ रनिंग निकल गई। उसके बाद जब मेडिकल जाना हुआ ना तो कुछ पिताजी से मेरे लोग बताते कि अरे उन्होंने कुछ लोगों से बोला कि हाँ फिजिकल निकल गया, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा। तो लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, पैसा तो जरूर लगता है, पैसा जरूर लगेगा, आप ऐसा करिए कुछ पैसा लेते जाइएगा, मेडिकल उसके साथ चले जाइएगा। तो मैं अपने फ्रेंड और जो कोचिंग के सर थे वो तो बोलते थे पैसा से कि कोई वो नहीं है, आप जाइए सब कुछ हो जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगता था पैसे की कोई जरूरत नहीं, जब नंबर अच्छे हैं और मैंने रनिंग वगैरह भी की, सब चीज ओके हो गया मेरा, तो नहीं। तो पिताजी ना चाहते हुए मेरे साथ मेडिकल में गए थे और कुछ पैसे ले गए थे साथ में कि हाँ अगर होगा तो पैसे देंगे। उसके अलावा भी और 1-2 लोगों से बात करके रखा था कि हाँ भाई कुछ पैसे की हमें आपको दे रहे हैं कैश, आप हमको ऑनलाइन कर दीजिएगा या मैं ATM लेके जा रहा हूँ आपका। तो उन्होंने ऐसा करके लगभग 50,000 के आसपास व्यवस्था कर कि हाँ चलो किसी से उधार लेकर या किसी से पैसा लेकर गए थे मेरे साथ। और ऐसे ही करके ट्रेन में थे वो, रात में सोए भी नहीं कि पैसे लिए हैं, तो रात भर जग कर गए, मैं सो कर गया। फिर अगले दिन मेरा मेडिकल था सोनभद्र में, तो मैं गया वहां पे, तो ऐसा ही बोर्ड वगैरह लगा हुआ था किसी भी दलाल के बहकावे में मत आए ऐसा कुछ। तो मैंने पढ़ लिया, मैं समझ गया कि ये चीजें लिखी हैं अगर सेंटर के, तो ऐसा नहीं है, नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है। तो मैं अंदर चला गया, अपना मेडिकल मेरा चल रहा था और बाहर पिताजी से कुछ इक्का दुक्का लोग आसपास के कुछ भी कि हाँ कौन आया कैसे आया, तो बताते थे कि हाँ इसके लिए आए, आपका करवा देंगे, ऐसा ऐसा पैसा लगेगा। दलाल मतलब पीछे पड़ गए। हाँ। वो समझ गए कि भैया ये सीधे साधे लोग हैं, इनको जाल में फंसाया जाए। ओके, फिर तो ऐसा बताया तो वो तो नहीं माने, वो सोचते थे कि जहाँ पे मेडिकल हो रहा होगा सामने लड़का रहेगा उसी समय पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो उन्होंने तो पैसे के बारे में कुछ बात नहीं की, ठीक है बताएंगे, नंबर ले लिया अपना, तो उसका कुछ नहीं किया। फिर मेडिकल वगैरह हो गया, निकल आया मैं बाहर, तो बोले पैसा कब देना है? तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं देना है। और जिनका मतलब मेडिकल हो गया ना उनको कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं दिया जाता। जिनमें कोई भी समस्या होती है, हल्का फुल्का आंख में कोई दिक्कत कुछ, तो उनको एक फॉर्म दे दिया जाता है री मेडिकल का
कि आप नेक्स्ट मेडिकल अगले जिले में करवाइए, 2-3 दिन का टाइम रहता है वहाँ का। तो कुछ लड़के फॉर्म लेकर वापस आ रहे थे जैसे ही गेट से निकले, और मैं ऐसे ही आ रहा था। तो पिताजी को लगता है नहीं हुआ, पैसा नहीं दिए, शायद नहीं हुआ। तो पास आके पूछते हैं कि वो लोग पर्चा लिए नहीं जा रहे हैं ऑटो में बैठकर, तो क्या हुआ तुम्हारा नहीं हुआ क्या? बोला नहीं हो गया। कहता नहीं वो पर्चा लिए हैं। तो आसपास 1-2 लोग से पूछे तो उनके पिताजी बोले कि हाँ अरे हमारे बेटे का री मेडिकल, थोड़ा कान में दिक्कत था, या तो फ्लैट फूड वगैरह, जैसे मेडिकल में मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो कुछ चीजें छूट गई थी, तो फ्लैट फूड का भी चेक करते हैं, उसका मेडिकल वेन वगैरह, तो ये सारी चीजें कुछ अपना समस्या बताया। तो ठीक है, खुश हो गए पिताजी, यहाँ पैसा भी नहीं लगा, हो गया। तो ठीक है, इस तरह करके आगे कंटिन्यू करके मेरा 1-1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं सिलेक्ट हो गया। वर्दी पहन कर आएगा तो चौंक गए फिर वो। सब कुल मिला के देखो, कहानी का जो सार निकलता है, सबसे पहला मतलब इस छोटी सी कहानी का सार निकलता है कि भाई पैसे नहीं लगते। याद रखना, आप जब कभी भी जाएंगे तो वहां पे हो सकता है इस तरीके के दलाल आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ कहानी बताएंगे और आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां पे पैसे वैसे नहीं लगते भाई। ये एकदम ऐसी जॉब है, अगर फौज में पैसे चलेगा तो फिर क्या ही है। हाँ, कोई प्राइवेट जॉब थोड़ी ना है। सो गाइस, बच के ऐसी चीजों से थोड़ा सा संभल के रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने 2 महीने बाद वर्दी पहन के पहुंच गए घर पे। अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी। ट्रेनिंग क्या सीन है ये थोड़ा सा? ट्रेनिंग जब मैं ज्वाइन लेटर मिला मुझे तो बोला गया कि 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग, मतलब 11 महीने की ट्रेनिंग हुई है हमारी। हाँ। लगभग 1 साल मान लीजिए, 47 वीक्स। तो उसमें 6 महीने के बाद ही लगभग हाफ सोल्जर बनाकर ही घर वालों से मिलने दिया जाता था। वर्दी दे दिया गया था 6 महीने बाद ही वर्दी। हाँ, ट्रेनिंग टाइम में तो हमको मिल गई 1-1.5 महीने में ही वर्दी। ओके। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो वर्दी में था, तो देखकर काफी खुश हुए घर वाले। कैसा रिएक्शन था पड़ोसियों का? पड़ोसियों को बताइए। पड़ोसी, दरअसल एक पड़ोसी मेरा था, जब नाम नहीं लेना है। हाँ, नाम नहीं लेना नाम नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी सबको जानता हूँ, सारे अपने पड़ोस में ही रहने हैं। ओके। कुछ ऐसा होता है ना, बोलते हैं जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग था, जो खुद का एकदम पक्का मित्र है ना, उसका अगर उसका कुछ नहीं होता एग्जाम में, वो फेल हो जाता है और मैं सबसे ज्यादा दुख होता है। हाँ, और जब वो नंबर 1 आएगा और मेरा कुछ नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है। सही बात। तो एक मेरा परम मित्र था, उसको भी काफी धक्का लगा। और उसके अलावा एक और जो कि मोहल्ले के ही थे, जब मेरा पहला सिलेक्शन नहीं हो पाया, सारी मतलब हर जगह अफवाह फैल गई थी कि हाँ हो गया, सारी चीजें तो निकल गई थी, फिजिकल मेडिकल। जब मेडिकल मेरा हो गया तो उसके बाद मेरा 6 नंबर ज्यादा थे कि फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तो 2 नंबर 3 नंबर बढ़ेगी। सही बात है। तो इकट्ठा 6 पॉइंट कुछ बढ़ गई थी, तो मेरा नहीं हो पाया था। तो पान वाली की दुकान के पास जाके ऐसा बोल रहा था कि क्या अफवाह सुन रहे हैं, इनका हो गया क्या? तो कहता हाँ हो गया, लोग सब बोल रहे। अरे नहीं हो पाएगा इनका, झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुआ होगा। ऐसा उनको लग रहा होगा कि भाई पैसे वगैरह। सही बात है, कहाँ देंगे। सही बात है। कुल मिला के देखो, यहाँ पे जो मतलब जो गांव का क्षेत्र है ना बच्चों, आज भी वहां पे लोगों को लगता है कि पैसे देकर ही सरकारी नौकरी लगती है। तो यार प्लीज इस बात को सब जगह पे पहुंचा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इस पे और भी अभी एक करके मैं आपके साथ रखूंगा, साझा करूंगा मन से, कि भैया पैसे वैसे नहीं लगते हैं और मेहनत करोगे तो सरकारी नौकरी आपकी अपनी। तो आपको उसमें ये पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि पापा 1 लाख 2 लाख 4 लाख व्यवस्था कर लो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ठीक है, रिश्तेदारों का अपना अलग रिएक्शन था, परिवार का अपना रिएक्शन था, पड़ोसियों का अपना अलग रिएक्शन था। ठीक है, वो तो हमेशा ही लगा रहेगा। अब चलते हैं वापस यहाँ पे। जो ट्रेनिंग हुई है वो कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है हमारी? ट्रेनिंग हमारी हुई है राजस्थान के जिले अलवर में। अलवर जिले में इनकी ट्रेनिंग हुई है, जो कि पूरे 11 महीने चली। थोड़ा सा ट्रेनिंग का शेड्यूल बताओ, कैसे कितने बजे सुलाते थे, कितने बजे सुबह उठना था, कब परिवार से बात होती थी, वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग के लिए जब हम गए एंट्री गेट पे, तो पिताजी हमारे साथ चले जा रहे थे अंदर। तो एक सर ने रोका कि अब इनके माई बाप हम ही हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। ये डिक्टो यही डायलॉग था उनका, बस यही सेम लाइन थी, इनके माई बाप हम ही हैं, अब आप घर जाइए, हो गया। ठीक है, तो बोला कि अब इनको छोड़ दीजिए, इनकी जिम्मेदारी सारी हमारी है, आप टेंशन मत लीजिए पिताजी, आप जा सकते हैं और हंसी खुशी जाइए। अब इनको मैं एक ट्रेन सोल्जर बनाकर ही कोशिश करूंगा कि आपके पास पहुंचे। ठीक है। तो इस तरह से तो एक र्यूमर रहता है कि हाँ ट्रेनिंग हार्ड होती है, ऐसा कुछ होता है। बाकी नॉर्मली आप जाएंगे वहाँ पे तो ट्रेनिंग 10-15 दिन के अंदर उस ट्रेनिंग में ढल जाएंगे। और नॉर्मली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई आपका जान पहचान का रहता नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। तो कुछ बच्चे क्या होता है कि माता पिता से बिछड़ने के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं। तो कुछ बच्चों हम लोग 1100 बच्चे लगभग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में गए थे। महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बहरोड, अलवर जिला, राजस्थान में हमारा
प्रशिक्षण केंद्र है, तो कुछ बच्चे एक हफ्ते के अंदर ही चले जाए कि अच्छा नहीं लग रहा हमको, माता पिता को मिस कर रहे थे ऐसा करके कुछ लोग चले जाए, लेकिन कुछ लोग कंजस्टेड रहे वहाँ पे इसलिए कि कुछ उनकी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना अच्छे लगते हुए भी लोग रहे वहाँ पे। हफ्ते 10 दिन के अंदर धीरे धीरे करके 15-20 दिन में उन लोगों को मतलब अपने में ढल गए, हम लोग एक मित्र बन गए और उसके बाद अच्छे से ट्रेनिंग निकली। और उससे पहले अब शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल में सुबह मॉर्निंग में हमको 2-4 दिन तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, जो ज्वाइन लेटर में आया था सारी चीजें हमने सबमिट की, सारी चीजें ओके हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल एक हफ्ते बाद चलता है हमारा, 0 वीक खत्म हुआ फर्स्ट वीक से। तो नॉर्मल मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है, जैसे गर्मी हुई तो 4 या 5 बजे के आसपास हमको उठना रहता है। उसके बाद फिर हमको पीटी के लिए जाना पड़ता है, 1 घंटे हमारी पीटी क्लास हुई। फिर वेपन ट्रेनिंग, ठीक है, 1 या 2 क्लास वेपन ट्रेनिंग की होती है। और वेपन ट्रेनिंग से पहले हमको वेपन कोच से निकाल कर फिर उसको जमा करने जाना पड़ता है और सारी चीजें वहाँ पे दौड़ चालू होती है, दौड़ते हुए ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इसके बाद फिर हम नाश्ते के लिए जाते हैं, नाश्ते के बाद फिर हमारी इंडोर क्लास चलती है, हमको बताया जाता है सारी चीज़ों के बारे में, हमारे रूल रेगुलेशन क्या है, समाज में हम रहेंगे तो हमारे क्या एटिकेट्स होंगे और भी चीजें जो कि हम एक नॉर्मल अपने सामाजिक जीवन में नहीं सीख पाते हैं। क्या बात है, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं वहाँ पे कुल मिला के। क्योंकि आप भाई अगर आप सीआईएसएफ में हैं तो आप ऐसे लोगों के बीच वाली ही आपकी जॉब है। आप बीएसएफ में तो है नहीं, सीआईएसएफ है तो आप लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों के बीच में हैं तो जाहिर सी बात है फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी वर्दी में घमंड आ जाए और आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करें जो उनको समझ में अच्छा ना लगे। तो एक अच्छा नागरिक भी बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा फिर उसके आगे कैसे क्या होता है? और शाम का टाइम फिर से बुलाया जाता है हम लोगों को ग्राउंड के लिए, कॉलिंग होता है, उससे सारी गिनती होती है, सारी चीजें एकदम एक सीक्वेंस वाइज अच्छे से होता है। जैसे घर में माता पिता ख्याल रखते हैं वैसे हमें ट्रेनिंग सेंटर में भी हमें अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सारी गिनती हर एक क्लास शुरू होने से पहले गिनती ली जाती है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीजें एकदम फुल डिटेल्स लेकर तब जाके क्लासेस शुरू की जाती है। तो सुबह पीटी हो गई हमारी, उसके बाद फिर वेपन ट्रेनिंग हो गई। एक क्लास हमारा ड्रिल का भी चलता है सुबह मॉर्निंग में, कभी मॉर्निंग में चलता है नहीं तो कभी शाम में चलता है। ड्रिल का मतलब क्या होगा? थोड़ा ड्रिल का मतलब होता है कि आपको जो परेड वगैरह आप देखते होंगे लाल किले में 26 जनवरी या 15 अगस्त में, उस परेड में जो सारी एक्टिविटीज करते हुए सोल्जर दिखते हैं वही ड्रिल में सिखाया जाता है हमें। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे। तो ठीक है, पीटी से तो हमको एक शारीरिक मानसिक और कसरत होगी, हर प्रकार से हमको एकदम फिट रखा जाता है, मेंटली और फिजिकली हर प्रकार से फिट हो गए। उसके बाद फिर वेपन ट्रेनिंग से हम वेपन हैंडलिंग सीखते हैं कि वेपन वगैरह का कैसे हमको सुचारू रूप से चलाना है, ये सारी चीजें सीख ली है। उसका ड्रिल से हमारा चाल ढाल को सुधारा जाता है, ड्रिल कैसे चाल ढाल, जैसे एक डांसर होता है उसको पहले से कोरियोग्राफ किया जाता है, उस तरह से ड्रिल में हमको कोरियोग्राफ करके एकदम परेड लायक बना दिया जाता है। 11 महीने बाद जब हमारी परेड की पीओपी होती है, जब हम एक फौजी बोलते हैं कि एक फौजी की 2 बार शादियां होती है, एक शादी होती है पीओपी जो कि पासिंग आउट परेड होती है। 11 महीने ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों को एक दूल्हे की जैसे पगड़ी होती है उस तरह की एक पगड़ी रहती है, तो हम लोग उस पगड़ी में और सारा लिबास जो होता है हमारा एकदम दूल्हे की तरह हमको सजाया जाता है। और परेड के बाद हमको ऐसा मतलब फील करवाया, एकदम फील ही होता है हमको कि हमारी जैसे शादी हो गई है, एकदम हमको सजा दिया जाता है। 11 महीने में जो हमको इतना कठिन परिश्रम या कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं जो जिस दौर में, उसका 11 महीने बाद जब पीओपी हो जाती है एकदम इतना रिलैक्स होता है कि हाँ लगता है हमने पूरी जीवन 60 साल या तो जितना भी हमारा जीवन है सारा जीवन जी ली इन 11 महीनों में। बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, एक ऐसी ट्रेनिंग जहाँ पे हर तरीके से आपको तैयार किया जाता है। तो मतलब ट्रेनिंग में कुछ ऐसा हार्श जो एकदम कमांडो टाइप की ट्रेनिंग वगैरह कुछ इसमें कराते हैं या कैसे क्या होता है? हमारी तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक मतलब नॉर्मली जैसे हम एक नॉर्मल एक समाज से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह निकले हैं तो उसको एक ट्रेन सोल्जर बनाना है। उसका 47 वीक्स में से 43 वीक्स हमारा एक बेसिक ट्रेनिंग निकलती है। उसका 28 डेज का मतलब 4 वीक का हमारा एक कमांडो कन्वर्जन नहीं बोलेंगे, कमांडो कन्वर्जन कोर्स के बारे में मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, कमांडो कोर्स होता है जो 1 महीने का होता है, 4 सप्ताह का, तो उसमें हमको थोड़ा टफ लेवल होता है, एक नॉर्मली बेसिक ट्रेनिंग से टफ लेवल होता है। तो उसमें ये सारी चीजें हालांकि होती तो है लेकिन उस तरीके से इतना टफ नहीं होता है जिससे कि आप डर जाएं कुछ भी, मतलब आपको जैसे मूवीज वगैरह दिखता है। ये सारी चीजें एक जो उस्ताद होते हैं गुरु हमारे, वो इन चीजों को इतना आसान कर देते हैं। जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आती है तो स्विमिंग करने से पहले बहुत डरता है, लेकिन जब उसको स्विमिंग सीखता है कुछ दिन बाद जब सीख लेता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज जो होती है एकदम टफ एक्टिविटीज जो मूवीज वगैरह में देखते हैं वो सारी चीजें वहाँ आसान हो जाती है क्योंकि हमारे गुरु और जो हमारे उस्ताद हैं वो काफी अच्छे तरीके से हमको ट्रेन करते हैं।
कई बार बताते हैं उन चीजों को। सही बात है भाई, एक अच्छा गार्जियन मिल जाए तो चीजें आसान हो ही जाती है। ओके, सो अमन एक चीज और यहाँ पे बताओ, जैसे कि ट्रेनिंग जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में जीडी इस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या सैलरी क्या पैकेज देते हैं? सैलरी स्टार्टिंग में तो हम लोग गए थे तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता, तो 2-3 महीने तक सैलरी आई ही नहीं थी। तो कुछ लड़के सोचते थे फालतू में ही कर रहे हैं क्या ये ट्रेनिंग। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि अरे यार रोज सुबह उठाते हैं हमको, रोज रनिंग वगैरह करते हैं, कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे खत्म हो गए हैं। तो मतलब एकदम जैसे एक गांव में लोग रहते हैं ना कि हमारी फसल कटेगी तब हमारे पास पैसे आएंगे, उस तरह लोग इंतजार करते थे। लड़के 11 महीने ट्रेनिंग को एक कैलेंडर टाइप का चार्ट बनाकर उसमें कट करते थे कि हाँ सर ने बोल दिया कि 1 महीने बाद आएगी, 1 महीने बीत गए कट करते करते, 2 महीने 3 महीने बाद हमारी जब सैलरी आई लोगों के पास, तो मतलब जो हम अच्छा खासा पैसा आया, हाँ अच्छा खासा इकट्ठा पैसा आया, तब सब झूम उठे। तो स्टार्टिंग मेरी सैलरी 33,000 के आसपास आई थी, वो हमारे इन हैंड सैलरी थी। बाकी हमारी ग्रॉस 40,000 के आसपास, 40 या 41 के आसपास थी ट्रेनिंग टाइम। सो दोस्तों एक बार समझ लो बच्चों, यहाँ पे 41,000 आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, जिसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं और आपका टीडीएस कटता है, और उस डिडक्शन के बाद 33,000 यहाँ पर इनकी पहली सैलरी, मतलब जो 33,000 के आसपास होती है, जो स्टार्टिंग में मिलती है। ठीक है, सीआईएसएफ पोस्ट पे इस बात को दिमाग में लॉक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं सैलरी बहुत कम होती होगी या ये होता होगा, नहीं भाई कम नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जो डिडक्शन होता है उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिडक्शन होते हैं? डिडक्शन में सबसे पहला तो एनपीएस का 10% हमारी सैलरी का जो बेसिक पे का 10% कट करके होता है, उसका गवर्नमेंट का 14% ऐड होकर एनपीएस खाते में जाता है। जो इनको एनपीएस बता दो, फुल फॉर्म क्या है? एनपीएस एक ओल्ड पेंशन स्कीम होता है जो पुराने 2004 से पहले जो हुआ करता था। हाँ, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की हम 60 साल के बाद सरकार अपनी तरफ से पेंशन देगी। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में हमारा कुछ पैसा लेगी और सरकार कुछ अपना ऐड करके, उन दोनों को ऐड करके उसके बाद हमको उसमें से पेंशन मिलेंगे, और कुछ 60% के अराउंड हमको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, इकट्ठा मिल जाएगा, मतलब राइट हमारे 40% में से ही हमको एनपीएस मिलता रहेगा, थ्रू हमको पेंशन मिलता रहेगा। लवली। सो ये तो थी उस समय की सैलरी। अभी सैलरी में कुछ ग्रोथ हुई है, क्या हुआ है? हाँ उसका भी थोड़ा बताओ। लास्ट मंथ क्या था सैलरी? इस लास्ट मंथ तो मेरी सैलरी 40,000 के करीब आई थी, 39,900 के करीब, और ग्रॉस शायद 47 या 48 हो गया। समझ सकते हैं बच्चों, यानी मात्र 1.5 साल हुआ अभी जॉब करते हुए, और 1.5 साल में 33,000 से 40,000 यानी 7,000 की ग्रोथ मिल चुकी है। ठीक है, अब अमन बात आती है रैंक की। रैंक वाइज अगर यहाँ पे अपने आप को कांस्टेबल से ऊपर लेके जाना है, इंस्पेक्टर या जो भी पोस्ट होती है जस्ट ऊपर वाली, तो उसके लिए क्या करना होगा? दोनों प्रोसेस बताना, एक जो लंबा वाला है और दूसरा जो बता रहे थे मुझे। ओके, जैसे ही हम कांस्टेबल में भर्ती हुए उसके बाद 4 साल इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, 4 साल बाद हमको एक एग्जाम जो कि इंटरनल होता है हमारे विभाग में, उस एग्जाम को हम क्वालिफाई करेंगे। नॉर्मल ही रहता है वो एग्जाम, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम 2 स्टेप अप होकर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि नॉर्मली अगर कोई कांस्टेबल जो विदाउट एग्जाम के अगर पाना चाहे तो 30 से 35 साल लग जाएंगे उसको। समझ लो इस बात को बच्चों। और जो एग्जाम भी होता है ये केवल इंटरनल है, मतलब जो आपका एसएससी जीडी का आप पेपर देते हो ना, ये पेपर तो उन बच्चों के लिए है जो अभी सेलेक्ट नहीं है, लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से एग्जाम होता है हर साल। तो जिनका 4 साल हो चुका है ना, केवल वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमम जिनका 4 साल हो चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये एग्जाम हर साल ही होता होगा, तो जिनका 4 साल पहले जो भर्ती हुए हैं या उससे पहले की जो भर्ती हैं वो सभी इस साल एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से आपकी जॉब 4 साल कम से कम हो चुकी होनी चाहिए, फिर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ सकते हैं, और पर्टिकुलर कट ऑफ जो होगी वो केवल उसी में होगी। वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है, बता रहे थे वो 1200, 1500, 1800 ऐसे वैकेंसी आती है, और अप्लाई भी इतने ही करते हैं लगभग, थोड़े बहुत ही होते हैं जो शायद अभी ये बता रहे थे, कह रहे थे मेडिकल में 8-10 लोग छठे थे, नहीं तो 1600 लोग भर्ती हो गए थे। 1600 कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, 8-10 लोग मेडिकल में छठे थे, बाकी सब भर्ती सबके सब एएसआई बन गए थे। यानी कुल मिला के ऐसा भी होता है, क्योंकि वैकेंसी वहां पे अच्छी है। जिसने एग्जाम क्रैक कर लिया, एक पर्टिकुलर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आ गए, 4 साल तक जिसने पढ़ाई के बाद पढ़ाई करी, पढ़ाई किया, सेलेक्ट हुआ, उसके बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, अब उससे क्या ही चाहेंगे। तो बहुत ज्यादा इस इंटरनल प्रमोशन में बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। उसके आगे की रैंक के लिए क्या करना है? उसकी आगे की रैंक से पहले मैं कुछ चीजें भी बिल्कुल।
जो 4 साल बाद हमको मौका मिलता है, इसमें अगर कोई कैंडिडेट जो नॉर्मली हाई स्कूल के थ्रू SSCGD में आया है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसको एग्जाम में बैठने का तभी मौका मिलेगा जब वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो ओके सो यानी कि ये करने के लिए वो ग्रेजुएट होना जरूरी है ASI बनने के लिए, इसमें इंटरनल वाले में ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर सपोज आप ग्रेजुएट नहीं है, आप हाई स्कूल ही है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल चाहिए, तो हाई स्कूल ही है या 12th है, अंडर ग्रेजुएट है और आप सिलेक्ट हो गए SSCGD में, आप पोस्ट कहीं पर आपकी लग गई है, तो भैया पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रहना है। एग्जाम्स वगैरह की छुट्टी मिलेगी, जाके एग्जाम देना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, जो ये 4 साल का गैप है, और फिर उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कुछ और एड ऑन करो। और ग्रेजुएशन या नेक्स्ट आपको अगर कुछ भी 10th के बाद 12th करना है या कुछ भी, तो इसके लिए आपका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इग्नू या कोई भी डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको रेगुलर की जरूरत नहीं है, प्राइवेट तरीके से आपका हो जाएगा। उसके अलावा केवल एग्जाम आपको देना पड़ेगा और छुट्टी भी मिल जाती है। इसका आपको NOC देना पड़ता है कि हमने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो जब भी आपका टाइम आएगा एग्जाम का तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा इसमें जो प्रमोशन से रिलेटेड जो बताया जा रहा था कि और रैंक, तो उसमें जब एक हमारे साथ वाले अभी जब हमारी पोस्टिंग 6 महीने पहले हुई, ट्रेनिंग खत्म हो गई हमारी, 6 महीने बाद हमारी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पर हम गए तो शायद 800 के आसपास वैकेंसी आई थी इंटरनल में। तो क्या होता है, कंफर्ट जोन का आपने नाम सुना होगा, तो नॉर्मली हमारा जैसे सिलेक्शन हुआ तो हमारे साथ 5-6 हज़ार लोगों का जैसे सिलेक्शन हुआ, तो उन लोगों में बहुत सारे लोग जैसे सरकारी नौकरी लगी तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं। सही बात है। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि जब इंटरनल एग्जाम की बारी आती है ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है वो, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन की वजह से अपना सारा पढ़ाई का थोड़ा सा चौपट करके बैठ जाते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इस बार 800 वैकेंसी आई थी। उसके बाद मेडिकल के लिए 1600 के आसपास, हमारी यूनिट का बता रहा हूँ मैं, तो 800 के आसपास वैकेंसी जैसे टोटल थी, तो उसमें से 1600 टोटल सारे CISF में से 1600 लोगों ने मेडिकल के लिए वो लोग क्वालिफाई हो गए। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, कुछ दिन बाद वैकेंसी 2000 पहुंच गई, तो 2000 में से 1600 कैंडिडेट है, तो उनका मेडिकल हुआ, तो 10-20 जिनका भी नहीं हुआ, उसके अलावा सारे ASI बन चुके हैं कांस्टेबल के। मतलब कुल मिला के वैकेंसी 800 थी पहले, और फिर ये 2000 हुई, 1600 लोग जो उसके लिए गए थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए भाई साहब। ठीक है, आगे कुछ और? उसके अलावा जैसे ही ASI बने तो अभी ये 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। क्या बात है, बढ़िया। अभी अमन पोस्टिंग कहाँ पे है, कहाँ पे पोस्टेड हो? मैं इस समय कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में हूँ। ठीक है, तो वहां पे रहना गवर्नमेंट की तरफ से, इन्हीं की तरफ से है ना, फौज की तरफ से रहना खाना सारी चीजें हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हमारे यहाँ तो तीन तरीके से, जैसे शिफ्ट तो चलती है 3 A-B-C शिफ्ट। ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी होती है हर जगह, तो हमारे यहाँ 7 घंटे, 8 घंटे और 9 घंटे का शिफ्ट है। जो मॉर्निंग का शिफ्ट है वो 7 घंटे का है, मॉर्निंग 6 से 1 बजे तक। दोपहर का जो शिफ्ट है 1 से 9 बजे तक, और जो नाइट का शिफ्ट है वो 9 घंटे का है, 9 से 6 बजे तक। ठीक है। सो इस तरीके से शिफ्ट वाइज यहाँ पर ये नंबर ऑफ आवर्स की ड्यूटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है। सो अभी करंट में जनरली एयरपोर्ट पे जिनकी जॉब लगती है उनको काम, जैसे अभी तक क्या क्या काम करवाया गया 1.5 साल में? अभी हम तो ट्रेनिंग के टाइम में तो वही नॉर्मली जो हमारा रहता है, एक रूटीन डेली का, जैसे ही PT किया, उसका वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, इंडोर क्लासेस, तो सारी ट्रेनिंग तो इसी तरह ही निकली हमारी। उसके अलावा शनिवार को, संडे को तो हमारा रेस्ट रहता था। रेस्ट का मतलब है आसपास हमको वर्किंग के लिए, मतलब आसपास जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसकी साफ सफाई मेंटेन, बहुत सारे पेड़ पौधे, जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में इंटर करेंगे ना तो हजारों की संख्या में आपको पेड़ दिखेंगे, तो उन्हीं पेड़ों के आसपास ही हमारी वर्किंग रहती थी। पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं तो उनको साफ सुथरा कर आसपास हमारी ट्रेनिंग चलेगी, तो उस ग्राउंड को साफ रखना है। उसके अलावा जहाँ पे हम रहते हैं उस बैरक की संडे को जैसे हमको छुट्टी मिलती है, उस बैरक की साफ सफाई, जैसे आप रह रहे हैं वहाँ पे गंदगी किसी प्रकार की फैलने न पाए, अपना पूरा रहने का पूरा स्थान एकदम क्लीन करके, ठीक है, यही सारी चीजें होती तो ये तो ट्रेनिंग का हो गया। अभी जहाँ पे पोस्टिंग है एयरपोर्ट में, वहां पे जनरली क्या काम करवाते हैं? जैसे कि वहां पे फ्रंट पे खड़े होते होंगे जहाँ पे एंट्री करते हैं लोग, और क्या क्या काम होता है वहां पे CISF वालों का? CISF का जो मेन काम है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकअप। ओके, सिक्योरिटी प्रदान करना। उसके लिए हमको सबसे पहले तो एक बाउंड्री वॉल जो होती है उसमें कुछ लोगों को
ड्यूटी पोस्ट उनको दिया जाता है। पूरा सेफ रखना है, हर तरफ निगरानी रखना है। जो एयरपोर्ट इतना सेफ इसलिए है भाई क्योंकि सीआईएसएफ वहां पे उसको चौकन्ना 24 घंटे निगरानी देती है, यानी वहां पे हमेशा वर्दीधारी होते ही होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेन जो काम है वो होता है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए। किसी भी प्रकार का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी है, कोई भी ऐसा बंदा दिखा जिसकी कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो सीधा उसको ले जाके, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि चेक करेंगे कमरे में कि भाई दिखाओ क्या है, ऐसे वैसे, ये सब का सारा काम होता है। हाँ, ये तो जैसे हमारा वॉच टावर हो गया, तो वॉच टावर से बाहर की निगरानी, दूर तक की निगरानी रखने के लिए हमको देखा जाता है। वॉच टावर से हमारे पास एक वेपन रहता है, लॉन्ग रेंज का वेपन राइफल रहती है। उसके अलावा हमको एक दूरबीन दी जाती है जिससे आप दूर की चीजें को देख सकते हैं, सारी जानकारी, हाँ, निगरानी रख सकते हैं। एक और, अच्छा कुछ और ऐड करना? हाँ, उसके बाद नाइट विजन कैमरा भी होता है जिससे कि आपको रात को देख सकते हैं कोई भी एक्टिविटी आसपास। एक जैसे ही सजीव की एक्टिविटी होगी तो उस नाइट विजन में दिखता है कि हाँ ऐसे कुछ एक्टिविटी हो रही है। कोई भी चीज निगरानी से छूट नहीं सकती। कुल मिला के ये है, आप पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस, तो वहां पे आप 100% ही निगरानी में हैं। आप कुछ भी करेंगे तो जाने जाएंगे वहां पे। तो ये बाहर की हो गई हमारी सिक्योरिटी। अंदर सिक्योरिटी, उससे एयरपोर्ट में आप प्रवेश करने से पहले टिकट वगैरह चेक करना। टिकट आप अगर डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जो कि आपकी डीएल वगैरह हो सकती है या तो आधार कार्ड वगैरह, वो दिखाकर आप टिकट वगैरह अच्छे से चेक कर अंदर जाएं। उसके बाद फिर जगह जगह पे आपको सीआईएसएफ ही मिलेगी एक टिकट चेक करने के बाद। उसके अलावा फिर जैसे इंटरनेशनल कर रहे हैं आप विजिट कहीं भी, तो इसके लिए आपको एक पासपोर्ट की जरूरत होगी और अपने टिकट की। उसके बाद एक स्टेप पार हुआ, उसके बाद अंदर गए तो हम उससे रिलेटेड आपका पूरी बॉडी का फ्रिस्किंग के थ्रू आपका पूरी बॉडी में चेक किया जाए, कोई धारदार चीजें तो नहीं है जिससे कि आप अंदर हाईजैकिंग टाइप की कुछ ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दे जो कि हाँ सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। उसके अलावा आपका सारा सामान अच्छे से स्कैनर में चेक किया जाता है, एक्सप्रेस मशीन होती है, सारी तरीके से चेक करके एकदम सेफ सिक्योर तरीके से आपको प्लेन तक बैठाया जाता है। ये सीआईएसएफ का एकदम बढ़िया काम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, सीआईएसएफ की वर्दी क्या क्या होती है? कोई कैसी वर्दी होती होगी? एक फौज वाली होती है और एक जो कि नॉर्मली आप देखते होंगे आपके स्टेट पुलिस जो होती है, एक खाकी वर्दी वो होती है हमारी। उसके अलावा एक कैमोफ्लेज जो आपको चितकबरी कलर की दिखेगी वो होती है। दो प्रकार की वर्दी हमको मिली है। राइट, यानी सीआईएसएफ की 2 वर्दी होती है। एक वो जैसे आप पुलिस वालों को देखते हैं उस प्रकार की वर्दी होती है, और दूसरी जो होती है वो फौज वाली, जो हमारे फौजी भाइयों की वर्दी होती है, वैसी वाली वर्दी इनकी होती है। एक आखिरी सवाल मन, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बच्चों से प्रॉमिस किया था, ये कमांडो कैसे बनते हैं? कमांडो ट्रेनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या सीआईएसएफ से भी कमांडो जाते हैं या कमांडो की डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट होता है? क्या है इसका प्रोसेस? सीआईएसएफ या तो अदर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है या तो कोई भी आर्मी वगैरह, हर जगह से अपने एक उत्कृष्ट जो हमारे सिपाही या तो उत्कृष्ट जवान जो होते हैं, किसी भी रैंक के हो सकते हैं, वो उत्कृष्ट जो हमारे बल सदस्य होते हैं, उन लोगों को एक रिक्रूटमेंट आता है जिससे कि सारे यूनिट्स में अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कोई भी फोर्सेज है, उनके पास रिक्रूटमेंट जाता है कि हमें एक अपने में से एक सर्वश्रेष्ठ को भेजिए जिससे कि हम इनको आगे कमांडो के लिए एनएसजी कमांडो तक का सफर इनसे हम चाहिए। हमें एनएसजी कमांडो तक का सफर इनसे पूरा करवाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर आती है वैकेंसी टाइप का रिक्रूटमेंट। मतलब इसको कह सकते हैं कि आप एक विलिंग मांगते हैं कि आप क्या एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप विलिंग दे सकते हैं। इसके लिए 4 साल की कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो CCC कोर्स मतलब कमांडो कन्वर्जन कोर्स होता है। तो इसमें हमने विलिंग दिया, जैसे हम अपने आप को मजबूत समझते हैं फिजिकली मेंटली हर प्रकार से, तो हम वहाँ पे अपना विलिंग देकर जा सकते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग फोर्स से सभी लोग आएंगे और उसके बाद फिर उनका टेस्ट वगैरह होगा, आपकी शूटिंग वगैरह की शूटिंग अच्छी है, रनिंग वगैरह फिजिकल वगैरह हर चीज़ चेक किया जाता है। इसके लिए अगर फिट होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग एक टफेस्ट लेवल, जो कि बोल सकते हैं टफेस्ट लेवल एकदम होता है। सो ओवरऑल बहुत सारे सवालों के जवाब हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे सवालों के उत्तर आपको काफी इंस्पायरिंग लगेंगे और आप अपने जर्नी को ये इसके लिए तैयार जरूर करेंगे। दोस्तों, एसएससी में अगर आप एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये 2 वीडियोस, ये पार्ट 2 और एक पार्ट 1, ये दोनों वीडियोस आपके लिए जरूर आपके सपने में आपको मोटिवेट करने के लिए जरूर आपका साथ देंगे। दोस्तों, बाकी आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, दोस्तों अगर आप इंग्लिश की तैयारी को लेकर घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि कहां से हम इंग्लिश को अच्छा कर सकें,
तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इंग्लिश की जो मेरी क्लासेस है वो मेरे ऐप पे हो रही है दोस्तों। डाउनलोड करिए संदीप केसरवानी इंग्लिश ऐप। इस ऐप पे आपको एक संकल्प 2.0 बैच मिलेगा, उस बैच में जाके इनरोल कर लीजिए। ट्रस्ट में आपको इंग्लिश का डर खत्म करके आप में कॉन्फिडेंस कोट के भरेगा दोस्तों। और एग्जाम कितने भी मार्क्स का हो दोस्तों, पेपर आप बहुत अच्छा करके आएंगे, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर करके आएंगे। जाने से पहले वीडियो एंड कर रहे अमन, उससे पहले कुछ और कहना चाहोगे? आप क्लासेस वगैरह तुम देखते रहते हो, तो कुछ और अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो। क्लासेस वगैरह देखता रहता हूँ, बहुत ही हमको मोटिवेटेड बना कर रखते हैं भैया। हमेशा एक माहौल बना रहता है, जब वीडियो में आते हैं, कहीं भी रहता हूँ तो मैं इनकी वीडियो देखता रहता हूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और आगे की एग्जाम के लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इनके चैनल और ऐप के थ्रू। तो आप भी इंग्लिश के लिए अगर एक जुनून है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संदीप केसरवानी इंग्लिश ऐप के थ्रू इनका संकल्प 2.0 बैच। मजा आएगा फिर। सो बच्चों आ जाना। बाकी यार है हमारा ये छोटा भाई है, और ऐसे ही बहुत सारे हजारों की तादाद में अपने एग्जाम्पल्स है दोस्तों जो हर साल सेलेक्ट होते हैं। अगला नंबर आपका हो, आपके जिस ईयर में आप चाहते हैं, बस आप एक माइंड मेकअप करके आइए, बाकी फिर लग जाते हैं अच्छे से। ठीक है, कोई भी और सवाल है आपके तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर अगले नए शानदार सिलेक्शन वीडियो में दोस्तों। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद। जय हिंद।